नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ के रोनापारा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि 4 दिन पूर्व स्कूल जा रही छात्रा को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। आपको बता दें कि रोनापारा थाना क्षेत्र की निवासी 15 वर्षीय छात्रा शनिवार को विद्यालय जा रही थी। तभी रास्ते से बाइक सवार 2 युवकों ने छात्रा को अगवा कर लिया था और अपने साथ ले गए। छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के बाद दोपहर में विद्यालय के पास छोड़कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। उसी समय मुखबिर की सूचना पर दुष्कर्म के आरोपी शिवानंद मौर्य और उमेश शर्मा को कांखबार बाजार से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। स्कूल जा रही थी तब फिर क्या हुआ? तो वो दोनों बाइक से खड़े थे और अपना मुंह बंद किए थे, रुमाल से बांधे हुए थे। और मैं स्कूल जा रही थी, उन दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती कर बाइक पे बैठाए और फिर लेके गए। फिर अपने कोई रिलेशन में लेके गए और वहाँ पे कोई नहीं था और फिर मेरे साथ उन दोनों ने गलत काम किए। रोनापारा क्षेत्र में एक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 19 मार्च को अपने 4 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन उससे पहले योगी कैबिनेट का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना है। दरअसल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब पूर्व नौकरशाह और पीएम मोदी के करीबी AK शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली। फिर वह MLC बन गए। उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के दौरे पर मंत्री समूह के साथ उनकी बैठक के बाद इसे और बल मिल गया। फरवरी के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि 15 फरवरी के बाद से प्रदेश सरकार के मंत्रियों को पार्टी पंचायत चुनाव में दायित्व देने जा रही है, यानी कि मंत्री अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में रहेंगे और पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण संगठनात्मक बैठक करेंगे। इसके अलावा पार्टी के विधायक, सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा मंत्रियों को पश्चिम बंगाल चुनाव में भी भेजा जाना है। उन्हें वहां 1 महीने तक प्रवास करना है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये विस्तार फरवरी के पहले हफ्ते तक हो जाएगा। वहीं 16 फरवरी से ही बजट सत्र भी प्रारंभ होना है। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि सत्र से पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। सूत्रों की माने तो हाल ही में जो 10 MLC बीजेपी के चुने गए हैं, उनमें से 3 का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इनमें सबसे ऊपर नाम AK शर्मा का है। वहीं दूसरे नंबर पर सलिल बिश्नोई का नाम, क्योंकि वह वैश्य बिरादरी से आते हैं। वहीं एक नाम दूसरी बार MLC बने और PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आने वाले AK शर्मा का है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ सीनियर मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। इसका क्राइटेरिया उनकी उम्र का 75 साल होना है। तो वहीं जिन मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक पुअर है, उन पर भी गाज गिरेगी। माना जा रहा है कि 5 से 6 मंत्री कैबिनेट से हटाए जा सकते हैं और इतने ही नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में कुल 54 मंत्री हैं, जिनमें 23 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 22 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में 6 मंत्री इस संख्या से पहले से ही कम हैं और 5 से 6 मंत्री हटाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 1 दर्जन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में चल रहे किसान आंदोलन को पुलिस ने देर रात खत्म करा दिया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर धरने पर बैठे किसानों को प्रशासन ने उनके घर भिजवा दिया। पुलिस की कार्रवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस किसानों को भगाती नजर आ रही है। फिलहाल हाईवे पर पुलिस बल के साथ साथ आला अधिकारी भी मौजूद हैं।
ये पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली सहारनपुर हाईवे 709 का है, जहां लंबे समय से कृषि कानून के विरोध में चल रहे धरने को देर रात हटवा दिया गया। कल सुबह से ही आला अधिकारी और किसानों के बीच वार्ता चल रही थी और किसानों ने न उठने का फैसला किया था, लेकिन देर रात धरना स्थल पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई और आंदोलनकारियों को भगा दिया गया। इसके साथ ही जेसीबी के माध्यम से हाईवे पर लगाए गए सीमेंट के बैरिकेड को भी मौके से हटवा दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के वक्त मौजूद किसानों ने वीडियो शूट करके वायरल कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी डंडे के सहारे धरने पर बैठे लोगों को उठाते और उनके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एडीएम का कहना है कि हमने बल का प्रयोग नहीं किया। एडीएम अमित कुमार ने कहा कि आंदोलन के कारण NHAI को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। NHAI ने चिट्ठी लिखी थी, इसी चिट्ठी के आधार पर हमने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। कई किसान चले भी गए थे। देर रात कुछ 4-5 बुजुर्ग थे, उन्हें हटाकर घर भेज दिया गया। बल का प्रयोग नहीं किया गया है। आज NHAI ने हम लोगों को पत्र लिखा था, क्योंकि NHAI के कार्य में बाधा पहुंच रही थी, तो उन लोगों ने पत्र भेज करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार्य को पूरा कराया जाए। चूँकि इनका कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है, तो उसको पूर्ण कराने के लिए हम लोग आए थे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये लोग अपना स्वतः ये लोग चले गए। हम लोग उनके जो सामान थे उनको रख लिए। कितने दिन से धरना चल रहा है? कितने लोग थे? ये हम लोग जब आए तो 4-5 वृद्ध लोग थे। एक उसमें से मतलब थोड़ा सा उसका वो दिमाग को मतलब कम था। उन लोगों को हम लोगों ने उनके घरों पे भिजवा दिया। बल प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं, किसी भी तरह का कोई नहीं। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग चले गए। लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज गिर के हमारे खाना खा रहे थे हम उस टाइम। बल प्रयोग किया या नहीं? नहीं, किसी भी तरह का कोई भी बल प्रयोग नहीं हुआ। मऊ में महाराजा सुहेलदेव प्रतिमा का अनावरण गोविंद साहब मेला प्रांगण गौरा में ओम प्रकाश राजभर द्वारा किया गया। लखनऊ से रतनपुरा के रास्ते गोविंद साहब मेला प्रांगण पहुंचे राजभर का पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रतनपुरा बाजार में माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। आज पूरे रतनपुरा ब्लॉक में जितने युवा साथी एकत्रित हुए हैं, उनको हम लोग के साथी अशोक चौहान जी के माध्यम से सभी साथियों को अंग वस्त्र पीला गमछा देकर सम्मानित किया गया। इसके लिए अशोक चौहान जी अशोक चौहान जी को पार्टी क्या है? अशोक चौहान पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम लोग के नेता है जी। इनके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। इसे आने वाले चुनाव में बताते चलें कि कड़ाके की ठंड में भी कार्यकर्ता उत्साहित दिखे। कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। लालजी राजभर विजयराम ने बताया कि हम अथक परिश्रम करके आगामी चुनाव में फतेह हासिल करेंगे। 18 साल से अपने समाज और भारतीय समाज पार्टी को संगठित करने में लगे हुए हैं। अपने अधिकार पाने के लिए 2022 में कुछ सीटें भारतीय समाज पार्टी की होंगी। मीडिया से बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रहेगा। देखिए, इस प्रदेश में, इस देश में जो वंचित समाज है, जिसको हिस्सेदारी नहीं मिली है, वो अपने हिस्सेदारी लेने के लिए आज मैं लगभग 18 साल से उनको जगा रहा हूँ और ये जग चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में 1700 थाने हैं, तो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो इनको भी हिस्सेदारी बनती है। 75 जिले हैं, उसमें हिस्सेदारी बनती है। 18 कमिश्नरी हैं, इनकी भी हिस्सेदारी बनती है। उसी तरह काका कालेलकर आयोग गठित हुआ 1953 में, 55 में रिपोर्ट आई। 23 साल तक कांग्रेस और बीजेपी ने धोखा दिया। फिर 78 में कमंडल कमीशन बनता है, 80 में रिपोर्ट आती है कि 27% आरक्षण पिछड़ों को दे दिया जाए। वो 10 साल रद्दी की टोकरी में ही कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में पड़ा रहा। फिर उसके बाद जो है 1990 में बीपी सिंह लागू करते हैं, घोषणा करते हैं, 93 में लागू होता है। 28 साल हो गया, 6.8% कोटा मात्र पूरा हुआ है। अब इनको एहसास हो गया है कि अब हमको मंदिर की लड़ाई नहीं, मंदिर मस्जिद की नहीं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, हमको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए। इनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इनको बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, इनको रोजगार कैसे मिले, इनको नौकरी कैसे मिले। अच्छा सर, त्रिस्तरीय जो चुनाव आने वाला है आगामी, इसके बारे में बताएं। भागीदारी संकल्प मोर्चा, जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, ओवैसी जी, किशोर पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये हम 9 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा पंचायत चुनाव मिलकर लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की एक रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एनसीसी कैडेटों के मार्च पास्ट के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। रैली में देश भर के 17 निदेशालयों से आए कैडेट्स जहां एक तरफ पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो वहीं दूसरी ओर आसमान में माइक्रो लाइट फ्लाइंग और हवा में पैरा सेलिंग के जरिए भी कैडेट पीएम को सलामी देते नजर आएंगे। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर परेड में सलामी का अभ्यास कर रहे ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट, जो 28 जनवरी को होने वाले एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियों में जुटे हैं। देश भर के 17 निदेशालयों से आए ये कैडेट जहां एक तरफ पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे तो वहीं दूसरी ओर आसमान में माइक्रो लाइट फ्लाइंग और हवा में पैरासेलिंग के जरिए भी कैडेट पीएम को सलामी देते नजर आएंगे। कैडेट झांकियों के जरिए भी एनसीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करेंगे। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना स्कंधों की झांकियां भी होंगी। कैडेटों के रोमांचकारी जीवन, सामाजिक कार्यों को दर्शाती वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान और रक्तदान का संदेश देती झांकियां भी देखी जा सकेंगी। कोरोना महामारी के दौरान किस तरह देश भर में कैडेटों ने अपनी भूमिका निभाई है, इसे बखूबी दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कैडेटों द्वारा युवाओं का सपना आत्मनिर्भर देश हो अपना और मेक इन इंडिया की प्रस्तुति भी कैडेटों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में देखी जा सकेगी। कोविड की पाबंदी की वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ रहा है, लेकिन वो कैडेट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं करता है। वो जितना जोश है, वो आपने जैसे देखा है आज का जो फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, जोश उनके अंदर पूरा जो स्पिरिट है बिल्कुल उभर आ रहा है। और इनका जो परेड की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है और उसके साथ जो हमारे दूसरे जो एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग का हो गया, आपका माइक्रोलाइट फ्लाइंग, टैब्ल्यू, कल्चरल प्रोग्राम, इसमें भी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स अचीव किए हुए कि एनसीसी की भूमिका उसका और विस्तार किए जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्री किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो, सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था, इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है। करीब करीब 100, कहां 1 और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी।
आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर गया था, तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, लोंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमयी इतिहास है। सन 71 के युद्ध में लोंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लाल किले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली क्यों नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि पंजाब को देश से अलग करने की साजिश थी। टिकैत ने कहा कि अगर कोई घटना हुई है तो उसके लिए पूर्ण रूप से पुलिस दोषी है। प्रदर्शनकारियों को लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया कराया गया है।
कोई लाल किले तक चला जाए और पुलिस की एक गोली भी वहां न चले। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत ने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा, सभी लोग लंगर भंडारे करते रहेंगे, युवाओं को डरने की जरूरत नहीं है। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। वहाँ का ये हुआ कि जिसने लाल किले के ऊपर वो धोजो करा उसको संगठन से और सामाजिक उससे, और जो संगठन उनको लेकर गया था, जो लीड कर रहा था, उनको सबको वहाँ से निकालना है पूरे पंजाब में। तो क्या अभी आपका आंदोलन जारी रहेगा इस तरीके से? नहीं, आंदोलन अभी जारी है। लेकिन क्या जो भी लाल किले पे हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं? नहीं, हम क्यों लेंगे उसकी जिम्मेदारी? जल्दी उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। भाई पुलिस की गोली कहाँ चली गई थी? अगर कोई लाल किले पे जा रहा है, झंडे के पास में जा रहा है, तो पुलिस की गोली कहाँ चली गई? लेकिन फिर आप लोग रूट पे नहीं गए? नहीं, जो तय हुआ था उसमें आप लोग नहीं गए? अरे वो तो पूरा एक जो प्लान के तहत पूरे लोगों को दिल्ली जाने का रास्ता दिया। हाँ। हमारे लोग तो फिर भी दिल्ली से 4 बजे तक पूरे वापसी आए। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोहल्ला ने कहा कि किसान आंदोलन को पहले दिन से ही बदनाम करना शुरू किया गया। 70 करोड़ किसान जो मेहनत करके देश को अन्न देता है वह देशद्रोही है। इस तरह देशद्रोही बोलने की हिम्मत किसकी होती है? जो देशद्रोही होता है वही किसानों को देशद्रोही बोलता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जानकारी दी कि किसानों का 1 फरवरी को होने वाला संसद मार्च स्थगित कर दिया गया है। 1 फरवरी को किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों के विरोध में संसद की पैदल मार्च करने वाले थे। चल रहा है, हम लोग बार बार बोला ये आंदोलन शांति हमारा ताकत है। हम लोग ये स्लोगन भी दिया था, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो हमारा जय होगा, अशांति होगा तो ये सरकार का फायदा नहीं जाएगा। इसलिए पूरा बात हम किसान के सामने रखा था। किसान सबसे शांतिपूर्ण है, किसान कभी अशांति का काम नहीं करते। उधर दिल्ली पुलिस की कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों के कल पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुलिस बैरिकेड तोड़कर हिंसक घटनाएं की। कुल मिलाकर 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कुछ पुलिसकर्मी आईसीयू में हैं। हम दिल्ली के गैर कानूनी तरीके से किए गए आंदोलन और उस दौरान हिंसा और लाल किले पर फहराए गए झंडे को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो किसान मौजूद थे उन्होंने भी हिंसा की घटना को अंजाम दिया और आगे बढ़कर अक्षरधाम गए। हालांकि पुलिस द्वारा कुछ किसानों को वापस भेजा गया, लेकिन कुछ किसानों ने पुलिस बैरिकेड तोड़े और लाल किले तक पहुंच गए। इस मामले में अब तक 25 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। कोई भी अपराधी जिसकी पहचान होती है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जो किसान नेता इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें से कुछ अभी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जैसा हमें जानकारी है इसमें कुछ आईसीयू में भी हैं। इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए हैं। पुलिस ने इस दौरान, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही रेस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है, संयम बरता है। इसमें हम लोगों ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। इस दौरान कई पुलिसकर्मी, जैसा कि मैंने बताया, जख्मी भी हुए। संसद के बजट सत्र को लेकर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 31 जनवरी को उच्च सदन के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस दौरान सभापति एम वेंकैया नायडू सभी नेताओं से उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन समेत दूसरे अहम विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का मकसद संसद के आगामी सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों में आम सहमति बनाना है। इससे पहले सरकार ने भी लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू संचालन के लिए 30 जनवरी को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण दे दिया गया है। इस दौरान सरकार की तरफ से सत्र के दौरान प्रस्तावित विधायी कामकाज की रूपरेखा पेश की जाएगी। साथ ही विपक्ष के सुझाव को भी सुना जाएगा। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात करके बजट सत्र के सुचारू संचालन और विधायी कामकाज को संपन्न कराने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बजट सत्र का पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होगा। पहले दिन दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनका अभिभाषण होगा और इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी तक चलेगा। बजट पेश होने के बाद अगले दिन से राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। सत्र के दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल भी होगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। फिरोजाबाद के गांव नंगला धनुआ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध को शौच करते समय गोली मारकर घायल कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र सिरसागंज के गांव नंगला धनुआ की। आपको बता दें कि राधा किशन नाम का वृद्ध सुबह खेतों की ओर शौच करने के लिए गया था। उसी समय शौच करने के दौरान पीछे से आए किसी व्यक्ति ने 12 बोर के तमंचे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई वैसे ही परिजनों ने वृद्ध को सिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल फिरोजाबाद रेफर कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना घटी है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वारदात पुरानी रंजिश को लेकर हुई है और सीओ सिरसागंज इंदू प्रभा सिंह का भी यही कहना है। पुलिस लेकर आई एग्जामिन किया तो पीठ पर कुछ जले हुए निशान है 10 से 15 जगह और शेप में है। हम लोगों ने ट्रीटमेंट दे दिया है। ट्रीटमेंट देकर अस्पताल के लिए थाना सिरसागंज के अंतर्गत ग्राम नगला धनुआ में आज प्रातः काल 112 के द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति राधा कृष्ण को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर सिरसागंज पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जाकर पाया कि जिसको गोली मारने की बात हुई थी उसके छर्रे लगे हुए हैं पीठ में। मजरूब को चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद तक भिजवा दिया गया है। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी में आया है कि इनका गांव में पहले से किसी भी प्लॉट को लेकर के विवाद चला था और इनकी इसमें पहले साधारण मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। अभी तहरीर प्राप्त होने पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कृषि कानूनों को लेकर बीते 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद बॉर्डर पर किसानों की संख्या में कमी आई है। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पहले सैकड़ों किसान मौजूद थे, वहीं गुरुवार सुबह न के बराबर किसान दिखाई दिए। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों द्वारा लगाए गए टेंट अब उखड़ने लगे हैं। आंदोलनकारी किसान भी ट्रैक्टर लेकर वापस अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर जाने लगे हैं। बॉर्डर पर किसानों द्वारा चलाया जा रहा लंगर भी बंद हो चुका है। हालांकि अब कुछ ही किसान लंगर सेवा जारी रखे हुए हैं। किसान नेताओं के बीच मतभेद सामने आने के बाद से ही आंदोलनकारियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। सिंघू टिकरी गाजीपुर बॉर्डर किसानों के विरोध स्थलों का मुख्य केंद्र रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन तय समय से पहले ही किसानों ने ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी थी। देखते ही देखते परेड ने हिंसा का रूप ले लिया और जगह जगह तोड़फोड़ शुरू हो गई। किसान दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करने लगे। रास्ते में आने वाली हर चीज किसानों की तरफ से तोड़ी गई। वहीं आईटीओ और लाल किले पर पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर से थे, जहां सबसे ज्यादा हिंसा देखी गई। गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा में करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं एक किसान की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं समेत उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।